बीच में जो एक भूमिका होती है वो बनाना, वो मंडलायुक्त के कंधों पर होती है। तो ऐसे में उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, इन जिम्मेदारियों को कैसे निभा रहे हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। ओवर टू यू भंडारी जी। सबसे पहले नमस्कार सर। मैं कमिश्नर साहब, मैं आपका न्यूज़ स्टेट कॉन्क्लेव में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप जिस हिसाब से मुरादाबाद में जो आपका अतिक्रमण को लेकर एक अभियान चल रहा है, जो हमने मैं 2-4 दिन से यहीं हूँ और मैं पहले भी यहाँ आया था, तो आपने अतिक्रमण पर लेकर जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ हमें दिख रहा है। आप कुछ बताइए, जो आपने ये जो बुध मार्केट वाला अतिक्रमण है, जिसको बताते हैं कि वहाँ अतिक्रमण हटाना बहुत मुश्किल था, उस पर आप बहुत बेहतर काम करवा रहे हैं। आप कुछ इस बारे में बताइए, अतिक्रमण को लेकर आप कितने सशक्त हैं सर? देखिए, बात अतिक्रमण से ज़्यादा शहर की व्यवस्था को ठीक करने का है। जो इस शहर में रह रहा है उसको ये अधिकार है कि वो बेहतर जीवन उसको मिले। क्या होता है, थोड़े लालच के चक्कर में थोड़ी यहाँ पे समस्या एक रहती है कि लोग अपनी जीवन यापन के लिए भी कई बार उस सीमा को क्रॉस कर जाते हैं जहाँ पर उन्हें नहीं होना चाहिए। एक साधारण सी बात है कि कोई भी व्यवस्था तभी सही रह सकती है जब वो एक अनुशासन के अंदर रहे। जैसे हमारा चेहरा है, नाक की जगह अगर कान लगा दें या आँख की जगह कान लगा दें तो ठीक नहीं रहेगा। एक व्यवस्था है, एक प्राकृतिक व्यवस्था है, उसके तहत रोड चलने के लिए है। रोड दुकान बनाने, रोड डांस करने, रोड किसी भी तरीके की चीज़ों के लिए नहीं। हमारी मुश्किल ये है कि हम सारे काम रोड पे करना चाहते हैं और इसी चीज़ से लोगों को उसी अनुशासन में बांधने का प्रयास है। अब पीछे चीज़ें बहुत सारी हो गई, उसमें बड़ी चुनौती होती है कि हम ये भी नहीं चाहते किसी का रोज़गार छीने, क्योंकि वो जिम्मेदारी अल्टीमेटली हमारी ही है। सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। लेकिन जो बुध बाज़ार का मसला है वो उसके सौंदर्यीकरण का मसला है, जिसमें स्मार्ट सिटी से पैसा भी मिला था। बाकी जगहों पर हमने कोशिश की, फंड जुटाए और उसकी व्यवस्था सुधारने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जब सारे काम पूरे होंगे उसके बाद लोगों को लगेगा कि जो हटाया गया है, जो लोग इसका शुरू में विरोध भी कर रहे थे, उनको लगेगा कि वो काम बेहतर हुआ है। और ये भी मुझे विश्वास है कि उनकी अर्निंग पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। जी, और वैसे भी सर इस सरकार का मोटिव भी है जो स्मार्ट सिटी बनाने का, उसमें आप जिस तरीके से काम कर रही है काफ़ी काबिल तारीफ लग रहा है। ये देख भी रहे हैं, पूरी जनता मुरादाबाद की देख रही है कि आप स्मार्ट सिटी को लेकर आप काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं कि हाँ मैंने उस पर काम करना है। तो आपने रामपुर में भी काफ़ी विकास किया था, जब आप रामपुर में डीएम जो हमें पता लगा। तो आप रामपुर के बारे में कुछ बताइए, जब आप डीएम रहते हुए आपने वहाँ काम किया था विकास को लेकर। देखिए, जो बेसिक चीज़ है, हर जगह की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। मुरादाबाद की अपनी ज़रूरत है, रामपुर की अपनी ज़रूरत थी, जहाँ पे भी हम रहते हैं उसकी ज़रूरत के मुताबिक काम करते हैं, क्योंकि हर एक की जो विकास का जो बैकग्राउंड है वो अलग अलग होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग जिस व्यवस्था में रहते हैं उसके साथ धीरे धीरे एडजस्ट करके कंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर वो एक बदलाव से उन्हें डर लगता है कि वो बदलाव पता नहीं उनके फेवर में आएगा कि नहीं आएगा। हम लोगों को भी दोष नहीं दे सकते, लेकिन हमारा दायित्व है कि हम उनको रास्ता दिखाएं। स्मार्ट सिटी एक ऐसा हमारे हाथ में औजार है जो सरकार ने हमें दिया है, जिसके माध्यम से हम शहर की व्यवस्था को बहुत बेहतर कर सकते हैं। आज ही अगर शहर के अंदर कोई बीमार पड़ा, तत्काल उसको लेके हॉस्पिटल जाना है, तो हम उतनी तेज उसको नहीं निकाल पाएंगे जितनी की ज़रूरत है। आकस्मिकता की स्थिति है। ठीक उसी तरह जो लोग यहाँ रहते हैं वो फिर शहर के बाहर जाना चाहते हैं। अगर वीकेंड पे किसी को कहीं अगर एंटरटेनमेंट के लिए जाना है तो फिर वो मुरादाबाद छोड़ के दूसरी जगह भागे। स्मार्ट सिटी का जो टोटल कॉन्सेप्ट है वो इस बात के लिए है कि न तो लाइवलीहुड के लिए, न तो एंटरटेनमेंट के लिए, न तो बेहतर जीवन के लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़े। जो जगह है उस जगह पर, चाहे वो पुरानी हो, हम उसको ठीक करते हुए, करेक्टिव मेजर लेते हुए जहाँ तक संभव हो उसको इतना बेहतर बनाएं कि वहाँ रहने वाले कम से कम अगली जनरेशन को ये नहीं कहें कि नहीं तुम बाहर जाओ इसलिए कि यहाँ कंजेस्टेड है। और आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जिनके पुरानी दुकानें अगर पुराने शहर में हैं, अगर उसको बरकरार भी किया हुआ है तो घर उन्होंने बाहर बना लिया है, लेकिन फिर भी उसी जगह पे पड़े हुए हैं। एक दिशा देनी पड़ती है। हमारा पूरा प्रयास है कि स्मार्ट सिटी एक मुरादाबाद को ऐसी दिशा दे। मुरादाबाद डिज़र्व करता है। मुरादाबाद में बहुत बेहतरीन परिस्थिति है, लोग भी यहाँ डिज़र्व करते हैं कि वो एक बेहतर सिटी में रहें, और हमारा दायित्व है कि हम वो दें उनको। सरकार ने जब हमें खुली छूट दी हुई है तो उस दायित्व को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। सर एक चीज़
कुछ मतलब कोई कोशिश तो होती होगी इस काम को रोकने में कहीं ना कहीं से, अगर आप बताना चाहें कि अगर आप देखिए, कोई ऐसा काम कर मैंने आपसे पॉलिटिकल, कहा क्योंकि ना। पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है आजकल, तो कुछ ऐसी चीजें जो आपको मतलब देखिए, मुश्किल आता है उसमें काम करने विज्ञान में। का नियम है कि सबसे ज्यादा आपका बल तब लगता है किसी चीज में जब आप उसको मूव कराने के लिए, थोड़ी सी मूव कराने के लिए, जिस समय उसको अपनी जगह से हटाना होता है, तो सबसे ज्यादा बल लगता है। जब एक बार वो मूवमेंट में आ जाती है, यानी थोड़ा सा अगर अपनी जगह को उसने छोड़ दिया, फिर आपका बल कम लगता है। ये रूल है, यूनिवर्सल रूल है। जब कोई भी व्यवस्था में आप थोड़ा परिवर्तन करना चाहेंगे तो आपको उस समय सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, इसलिए कि लोग बदलाव से डरते हैं। ऐसा नहीं है कि बदलाव लोगों को पसंद नहीं है। बदलाव कई बार ऐसा होता है कि बदलाव कुछ लोगों की ज़िंदगी में वो ऐसा परिवर्तन कर देता है कि उनको उनका नुकसान हो जाता है, तो बदलाव कुछ लोगों के लिए नुकसान का भी सबब बन जाता है। शायद यही वजह है कि किसी को पता नहीं होता कि ये बदलाव मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा कि नुकसानदेह रहेगा, इसीलिए सारे के सारे उस बदलाव का शुरू में रजिस्ट करते हैं। मैंने यहाँ तो अभी कुछ भी नहीं है, जब मैं फतेहपुर में था तो कोई सा रोड नहीं छोड़ा जिसको हमने बेहतर न किया हो, चौड़ा न किया हो, और एक लाइन बांध दी कि भाई इसके पीछे सारे लोग रहें। आज आप जाके देखें, उस समय सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था मेरा, लेकिन आज आप जाके देखें, न सिर्फ उस शहर की शक्ल बदली है बल्कि लोगों की आय पहले से बेहतर हुई है, इसलिए कि जो जगह बची वहाँ पर लोग सीधे गाड़ियों से जा सकते हैं, खरीदारियाँ कर सकते हैं, तो जो उनके पास कस्टमर कम आते थे अब ज़्यादा आने लगे। ठीक उसी तरह जब भी हम कोई बदलाव करने की कोशिश करते हैं तो चुनौतियाँ तो हैं, और बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। हमें एक बार सब लोगों को समझाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, और साथ ही थोड़ा फर्म होना पड़ता है, थोड़ा दृढ़ होना पड़ता है। मुझे अभी तक सहयोग मिला है लोगों का, और ये भी मैं बता दूं कि इतना सारा काम करने के बावजूद मुझे बहुत कम ऐसा हुआ कि बल प्रयोग करना पड़े। लोगों ने खुद से ही सहयोग किया। हाँ, थोड़ा समय उसमें लगता है, कन्विंस करने के लिए थोड़ा अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं, पर मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ कि लोगों ने मेरी मदद की है। बिल्कुल सर, आप आज की तारीख में किसी परिचय के तो मोहताज हैं नहीं, क्योंकि देश के अंदर में जो चुनिंदा आईएएस हैं उसके अंदर में आपकी एक अलग पहचान है। रामपुर को आपने बड़े करीबी के साथ देखा है, साथ ही साथ में मुरादाबाद में भी आप लगातार है। मुरादाबाद की अगर बात की जाए, हालांकि पीतल की उद्योग नगरी इसको कहा जाता है, आपकी नज़र से अगर उद्योग नगरी को देखा जाए, इसको क्या डेवलपमेंट अभी और यहाँ पे होने चाहिए? सरकार को अगर आप अपना प्रपोजल देते हैं तो वो कौन सा होगा सर? सबसे मुख्य जो अंश होगा, अंग होगा, वो कौन सा होगा उसका? देखिए, मुरादाबाद में संभावनाएं अपार हैं। मैं जिस नज़रिए से देखता हूँ, मुरादाबाद एक एक्सपोर्ट हब है। मुरादाबाद के चतुर्दिक आप देखेंगे तो जो बाकी के चारों डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी भी अपनी विशिष्ट पहचान है, और बहुत सारे काम हमारे यहाँ गांव में होते हैं। जहाँ से मैं देखता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि जो आय है उसका लाभ बराबर से वहाँ तक जाए जो लोग मेहनत करते हैं, उसमें हमारा कारीगर कामगार भी शामिल है। लेकिन इसके साथ एक और भी चीज़ है कि हमारी एक परंपरा रही है हस्तशिल्प की, बहुत पुरानी। वो परंपरा धीरे धीरे समय के साथ कुछ डाइवर्ट होती, कुछ अपना बदलाव लेती, कुछ अलग तरीके से होती है, और कुछ ख़त्म होती सी जा रही है। दो चीज़ों में मैंने जो अध्ययन मेरा रहा है यहाँ का, दो चीज़ों में मैंने बड़ा बदलाव और बल्कि ह्रास देखा है कि उसमें एक तो यहाँ की संस्कृति जो बड़ी समृद्ध रही है, और दूसरा यहाँ का हुनर वो भी बड़ा समृद्ध रहा है। और इन दोनों में इतनी अपार संभावनाएं हैं कि यहाँ आर्थिक रूप से इस क्षेत्र को समृद्ध करने के लिए बहुत ज़्यादा है वो। तो अभी उस संभावना का हम बहुत कम उपयोग कर पाए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन सारी संभावनाओं को हम एक्सप्लोर करें, उसको आगे लेके जाएं, चाहे हमारा हस्तशिल्प हो, चाहे संस्कृति और पर्यटन की संभावना, उन सबको हम देख रहे हैं और बहुत तेज़ी से उस पर काम हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम उस पर सॉलिड रिजल्ट भी दिखेगा। सर, माना जाए मुरादाबाद की जो जनता है उसके साथ आप बिल्कुल दिल से आपके कनेक्शन है, जुड़े हुए हैं आप। महिलाओं के प्रति आपका बहुत ज़्यादा सम्मान है, शिकायत का निस्तारण आप बहुत जल्दी कर देते हैं। आखिरकार सर, रामपुर का अगर बात की जाए तो रामपुर के अंदर में आजम खान साहब ने आपको एक पेन दिया, वो आपको गिफ्ट दिया था। आपने वो पेन कभी कभी आपको याद भी आता है सर कि आखिरकार जो आपको पेन दिया गया, उस पेन की एक मिसाल बता दीजिए सर। आज न्यूज़ नेशन के मंच के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं सर, उस पेन का जो इतिहास है वो भी आपका एक तरफ से इतिहास ही हो गया, क्योंकि आपने वो किला मुरादाबाद के अंदर ढाया, वो सत्य की आपने जीत दिखाई। क्या कहेंगे सर आप इस पर? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा कि पेन तो हमारा हथियार है। एक पेन ही है, नियम कानून और पेन, ये हमारे हथियार हैं।
मैं जानता हूं कि लोग मुझे जिस तरीके से जानते हैं और जानना उन्होंने शुरू किया, वो उसमें रामपुर का बहुत बड़ा रोल है। पर अगर आप मुझसे पूछे तो मैं उस तरीके से जाना पसंद करूंगा नहीं, क्योंकि सर्विस में जब हम लोग आए थे तो एक आइडियोलॉजी लेके आए थे, और वो आइडियोलॉजी इस बात की थी कि मेरा जो बैकग्राउंड है बड़ा हम्बल बैकग्राउंड है, गांव का बैकग्राउंड है। मैंने लोगों की मजबूरियां देखी हैं, मैंने लोगों को अभाव में देखा है, बहुत सारी चीज़ों के से वंचित देखा है। तो जब सर्विस में आए तो एक यही उद्देश्य था कि हम उसमें कुछ परिवर्तन ले आ पाएँ। वो ना मेरे दिमाग से आज तक हटा है, ना कभी हटेगा। मेरी जो सबसे बड़ी ताकत है वो वही है, और मैं जाना पसंद करूंगा तो सिर्फ इसी बात के लिए कि लोगों की ज़िंदगी में हमने क्या बदलाव किया। अब वो बदलाव लाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि उसके रास्ते की बाधाएं हटाना पड़ता है, कई बार न चाहते हुए भी ऐसी चीज़ों से टकराना पड़ता है जहाँ पर वो आवश्यक हो जाता है। ये बात व्यक्तिगत पसंद की नहीं है, ये बात आपके कर्तव्यों के पालन की है। कर्तव्य पालन में जो भी आएगा, जैसा भी आएगा, जो सही है, जो उचित है, जो लोगों के लिए बेहतर है, वो उचित है, मैं ये मानता हूँ। और वो उसके लिए हमारे लिए नियम कानून बनाए गए, उन नियम कानून के दायरे में रहते हुए जो भी बेहतर है वो किया जा सकता है। मैं जानता हूँ कि लोग इसके लिए मुझे ज़्यादा जानते हैं, पर मैं अपने आप को जब आंकता हूँ तो इस बात से आंकता हूँ कि कितनी जिंदगियां हैं जिनको हम बेहतर कर पाए। जो मेरी मूल मान्यता है कि शक्ति हमेशा दूसरों का बेहतर करने के लिए, जबकि शक्ति की पहचान लोग तब करते हैं जब आप किसी को सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। किसी की ताकत की पहचान ऐसे होती है कि उसके पास इतनी ताकत है कि उसके सामने सारे झुक जाते हैं। वो ताकत मेरे लिए कम से कम वो ताकत नहीं है। ताकत वो है जो मुश्किल में पड़े आदमी को की मुश्किल दूर कर सके, जो उदास को थोड़ा बेहतर कर सके। मैं जानता हूँ कि हम इंसान हैं और हमारी सीमितताएं हैं, लेकिन सरकार की शक्ति बहुत अधिक होती है, और उस सरकार की शक्ति से चलने वाले हम लोग हैं। सरकार ने जब पूरी तरह से हमें छूट दी हुई है कि हम और बेहतर से बेहतर करें, तो कोई कारण नहीं है कि हम जितनी अपनी पूरी क्षमता है उसका प्रयोग न करें। जिस तरह से योगी सरकार की लगातार प्राथमिकता आज के दौर में विकास को लेकर चल रही है, मुरादाबाद के अंदर में, बुद्ध बाजार के अंदर में आपने जो कार्य किया वो सराहनीय है बिल्कुल। लेकिन अगर गरीब बच्चों के एजुकेशन की बात की जाए तो आपकी तरफ से क्या ऐसे 5 प्रयास हैं जो गरीब बच्चों के लिए किए जा सकते हैं, और ताकि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में, क्योंकि मुरादाबाद के शिक्षा की अगर बात की जाए, टीएमयू के अलावा कोई ऐसी यूनिवर्सिटी और यहाँ पे नहीं है जिससे कि एजुकेशन का स्तर यहाँ पर बढ़ सके, तो सर उसके लिए क्या विशेष रहेगा? देखिए, मुरादाबाद में बीते दौर में काफ़ी बदलाव आए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा जो सबसे मूल है, अगर शिक्षा में हम परिवर्तन करना चाहते हैं, शिक्षा को बेहतर करना चाहते हैं, तो हमें प्राइमरी स्कूलों की स्थिति को बेहतर करना पड़ेगा। वहाँ पर वही एक जगह है जहाँ पर हर परिवार का बच्चा आ सकता है। उसके पीछे कोई बाध्यता नहीं, उसको फीस नहीं देनी है, बल्कि सरकार के द्वारा उसको सहूलियतें दी जाती हैं। अब अगर हम प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन की गुणवत्ता में अगर सुधार ले आ दें, तो वो शिक्षा में सबसे बड़े परिवर्तन का माध्यम बन सकता है। संयोग से हम जब आंकते हैं, वो शिक्षा का हिस्सा है। प्राइवेट स्कूल भी हमारे ही अंग हैं, शिक्षा का हिस्सा हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि प्राइवेट संस्थाओं के बिना कवर कर पाना बड़ा मुश्किल है, मतलब वो एक असंभव सी चीज़ है, और वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके बावजूद अगर मैं एक सरकारी अधिकारी के तौर पे देखूंगा तो सबसे पहला बदलाव मैं करना चाहूँगा प्राथमिक स्कूलों में। और इसीलिए जब स्मार्ट सिटी योजना के तहत जब मुझे इंटरवेंशन करने का मौका मिला, तो हमने 49 के 49 स्कूल, यहाँ के जो प्राइमरी स्कूल हैं, उनको स्मार्ट स्कूल में कन्वर्ट किया। इसके अलावा जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए मैं जो प्राइमरी स्कूल के स्तर की है, हमने कई सारे उपाय निकाले, जैसे पीरियोडिक टेस्ट मैंने करवाया। इसके अलावा स्मार्ट क्लासेस शुरू करवाए, उसमें जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग हमें मिला, और अभी हम उसको और बढ़ा रहे हैं। जहाँ शिक्षकों की कमी है उसको दूर करने के लिए हम स्मार्ट क्लासेस का सहारा ले रहे हैं। लेकिन जो आपने कहा कि उच्च शिक्षा, इसके बाद की क्या टेक्निकल एजुकेशन जो लोगों को स्किल में बेहतर करे, स्किल डेवलपमेंट को हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें सरकार का भी प्रयास है, उसमें ऑलरेडी एक योजना के तहत काम चल रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के लिए एक यूनिवर्सिटी भी अभी निर्णय लिया कि यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश होगी। एक तरफ बिजनौर में मेडिकल कॉलेज लगभग बन के तैयार है,
उसको बस लोकार्पण होना बाकी है। इतनी सारी चीज़ें शिक्षा के क्षेत्र में इसके पहले मुझे नहीं लगता कि कब हुई। समय के साथ हम बढ़ते जाते हैं, समय के साथ हमारी ज़रूरतें होती हैं तो सरकारें उस हिसाब से प्लान करती हैं, और प्राइवेट फील्ड में भी लोगों को सहूलियत दी जा रही है। अब हम किसी तरीके का कि बाधा बनने का के बजाय उनके सहयोगी के तौर पे काम कर रहे हैं। तो शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हुई है, पर इसको तब मैं मानूंगा जब हम अपनी प्राथमिक स्तर की शिक्षा को, प्राथमिक विद्यालय की और सरकारी विद्यालयों की शिक्षा को बेहतर कर सकें। और मेरा पूरा फोकस है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने बेहतर कर लिया है, पर काफ़ी कुछ हमने बेहतर किया है पहले से, और मुझे उम्मीद है समय लगेगा लेकिन हम उसको और बेहतर कर लेंगे। सर मुरादाबाद में लगातार आप बने हुए हैं। मंडावर का अगर इतिहास की बात की जाए जो नजीबाबाद के पास है, क्योंकि आप अक्सर पढ़ते रहते हैं, आपका ट्विटर भी कल मैंने चेक किया था, ट्विटर में भी आपके बहुत सारी उर्दू की शेर व शायरी भी लिखी है। बहरहाल सी बात है, उससे नज़र आता है कि आप इतिहास को लेकर के बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। सर क्या रहा है कुछ मंडावर का इतिहास, थोड़ा सा सर हमारे दर्शक जो आपको सुनना चाहते हैं यहाँ, बहुत ध्यान से मैं देख रहा हूँ कि बहुत निगाहें टाक के आपको सुन रहे हैं सर, तो बता दीजिए सर। हाँ, जो मंदिरों को लेकर जो वहाँ पे बात चल रही है कि इतिहास में मंदिर थे, ये सब जो आपने लिखा भी है कई जगह, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मंडावर में क्या इंपॉर्टेंस है सर? देखिए, बात ये है कि कल्चर मेरे लिए लोगों की प्रगति का माध्यम है। बात इतिहास की नहीं है, बात कल्चर की है। हम बहुत कुछ भूलते जा रहे हैं। आप देखेंगे कल्चर से कटने की वजह से समस्याएं हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी बढ़ी हैं। उसमें मेंटल स्ट्रेस सबसे बड़ी चीज़ है। जब आप इस मंडल का इतिहास उठा के देखेंगे तो, और जनरली मैं कहता हूं कि हम भूत से लेकर भविष्य तक इस मंडल का इतिहास है। न सिर्फ महाभारत कालीन रहे, बौद्ध कालीन रहा है, यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, बल्कि भविष्य का भी उल्लेख पुराणों में मिला हुआ है, संभल में कल्कि के अवतार को लेकर। इस पर लोग डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, और आदि शंकराचार्य ने भी कहा था कि बिना कारण के कोई चीज़ नहीं होती, तर्क करो। इवन भगवान को भी एक बार क्वेश्चन करो। मैं उसके लिए सबको छोड़ता हूँ कि जिसका जैसा विचार है उस तरीके से कर सकता है, पर मैं इसमें कल्चर की बात करूँगा, संस्कृति की। आप देखिए, मंडावर एक ऐसी जगह रही जहाँ पे वेन सॉन्ग आया, 6 महीने रहा, उसने अध्ययन किया। इब्न बतूता अरब से इस जगह को खोजते हुए आया, जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण से लेकर, महाभारत से लेकर, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, स्कंद पुराण, बहुत सारी जगहों पर मिलता है और अलग अलग तरीके से मिलता है। बहुत सारे विद्वानों ने जिसका उल्लेख किया। तो हम गजेटियर इस समय तैयार कर रहे हैं, और गजेटियर तैयार करने के पीछे उद्देश्य ये हमेशा से रहा कि हम चीज़ों को अंकित कर पाए। हम आज किस जगह पे थे, हमने चूंकि चीज़ों को भुला दिया पीछे, तो क्या है, हम आज जो है उसको मान बैठे हैं। दूसरी समस्या है, अभी आप इसके पहले चर्चा कर रहे थे, सोशल मीडिया। अब क्या है, सोशल मीडिया में जिसने जो लिख दिया या कोई रेफरेंस भी होता है तो कहते हैं साहब मैंने व्हाट्सएप में पढ़ा था। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, अभी खोजते खोजते, हालांकि वो हमारे गजेटियर का हिस्सा बनेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देता हूँ जो रिसेंटली हुआ है। भमरहुआ में एक मंदिर है, वो बहुत पुराना मंदिर है, कहते हैं बहुत ज़्यादा पुराना है। मैंने पूछा कितना पुराना, तो कहा 1822 में नवाब ने बनवाया था, और उन्होंने इसके लिए ज़मीन दान दी थी और खुद इसका शिला पूजन भी करवाया था। ये बड़ी अनोखी घटना लगती है कि नवाब खुद जाएं। क्यों गए, तो उसका कारण ये बताया गया कि कोई शिवलिंग निकला था जिसमें से खून की धार क्या समथिंग उसको छेड़ा गया, तो नवाब सुन के वो भी वहाँ पे गए थे और फिर उन्हें पुजारी नियुक्त किया था। हमने उसको वेरीफाई करने की कोशिश की, क्योंकि रामपुर की एक अच्छी स्थिति यह है कि नवाबों ने अपने सारी जो गतिविधियाँ उसकी रिकॉर्डिंग की है, और ठीक उसी तरह ब्रिटिशर्स ने रिकॉर्डिंग की है। जब हमने दस्तावेज खंगाले तो 1904 का एक दस्तावेज मिला जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड था। वह ये बताता था कि नवाब अली अहमद खान जब यहाँ आए तो ये गांव पहले से बसा हुआ था, इसको महाभारत कालीन गांव बताया गया, और यहाँ पे एक मंदिर भी 300 साल से ज़्यादा का पुराना बना हुआ था। अब अगर दूसरी जो पहली वाली कहानी है जो प्रचलित है, वहाँ आज भी आप जाके पूछेंगे तो लोग यही बताएंगे। उसको इसमें अंतर क्या है, अंतर यह है कि आप अपनी रूट से कट रहे हैं, नए नए मंदिर, नए नए मस्जिद रोज आप बनाते जा रहे हैं, और जो पुरानी चीजें उसको छोड़ते जा रहे हैं। क्यों छोड़ते जा रहे हैं आप? क्योंकि रोड पर नहीं है, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया और फेसबुक पर दिखाने के लिए नहीं है।
तो हम उसको छोड़ देंगे। मुझे याद है मैं फतेहपुर में था और एक ऐसा ही इशू उठा था, वहाँ पे जहानाबाद एक जगह है, वहाँ पे एक मस्जिद का विवाद था जो नई बन रही थी। तो मैंने वहाँ के जो मौलवी साहब हैं उनसे पूछा कि जो पीछे स्ट्रक्चर है आपको पता है क्या है? तो कहा खंडर है। मैंने उनको बताया कि हिस्टोरिका ब्रिटानिका में दर्ज है, ये यहाँ की बहुत पुरानी मस्जिद है जिसको आप लोगों ने कभी झांक के नहीं देखा कि है क्या। आप देखेंगे बहुत सारे पुराने जो स्थापत्य के नमूने हैं वो दर्ज हैं, हम उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। हमें ये वाला मंदिर, ये वाला मंदिर, ये वाली मूर्ति, ये वाला मस्जिद, ये वाली मजार सारी चाहिए। हम सब कहते हैं कि ईश्वर एक है, हम सब नई नई चीजें क्रिएट कर रहे हैं, क्या जरूरत है? क्या है कि आप कल्चर से कट रहे हैं, उसकी भावना से कट रहे हैं, उसके पीछे के उद्देश्य से कट रहे हैं। जब आप कटते जाएंगे तो आप नई नई समस्याओं को पैदा करते जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप उस कल्चर को देखें। तो मंडावर हुआ, विदुरकुटी पहले से है, और सैंधवार जहां पे द्रोणाचार्य कहते हैं, द्रोणाचार्य ने ट्रेनिंग दी थी, पर इससे ज्यादा पुरानी चीजें, महाभारत कालीन की चीजें मिली हैं, बौद्ध कालीन चीजें मिली हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैन काल के भी अवशेष मिलेंगे। ये जानना हमें इसलिए जरूरी है कि हम नए तरीके के पचड़ों में पड़ने के बजाय हम विकास की दिशा में जाएं। असल चीज है सबका, हर एक चीज का उद्देश्य है मनुष्य के जीवन को बेहतर करना। हम अगर मनुष्य के जीवन को बेहतर नहीं कर रहे हैं तो वो संस्कृति हमें दे नहीं रही है, हमसे ले रही है। और जितनी संस्कृत का हिस्सा मैंने अभी तक देखा है वो कहीं पे भी नुकसान करने वाली नहीं रही है, बेहतर करने वाली रही है। तो इसीलिए मैं उस कल्चर को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उससे जोड़ने की, और वो हमें रोजगार के तौर पे भी बहुत सारी चीजें लेके आएंगे, ऐसा मेरा सर ये सेशन खत्म करें उससे पहले लास्ट एक क्वेश्चन है कि आप महिलाओं को लेकर, जो स्वास्थ्य को लेकर या महिलाओं को लेकर कमिश्नर साहब क्या यहाँ पे मुरादाबाद में मुहिम चला रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए महिलाओं बहुत इंपॉर्टेंट विषय है सर। देखिए महिलाएं तो हमारी सरकार की प्राथमिकता में है, रोजगार से लेकर और उनके जीवन को बेहतर बनाने से। एक छोटी सी चीज है, एक छोटे से उदाहरण से आप इस चीज को समझ लेंगे कि हमारी संवेदनशीलता किस स्तर तक की है। किसी भी कार्यालय में आप जाएंगे, महिलाओं के लिए खास तौर पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि उनको अगर टॉयलेट होती है, वॉशरूम की नीड होती है, तो वो कहाँ जाएंगे? पेट्रोल पंप में वॉशरूम बनाए गए लेकिन उनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं होती है। हमने पहले मुहिम चलाया कि सरकारी कार्यालयों पर और खासतौर से पेट्रोल पंपों पर महिलाओं के लिए हाइजीनिक टॉयलेट, प्लस एक और भी चीज़ है, महिलाओं के, अब सबको पता है कि महिलाओं के मंथ में पीरियड्स आते हैं, वो कहीं पे भी आ सकते हैं। इतनी ज़्यादा उसको लेकर लोगों में चुप्पी है, उस चुप्पी को तोड़ने की कोशिश की, बहुत सारी महिलाएं भी आगे आई। अब हमने कम से कम इतनी हिचक तोड़ दी है कि लोग जाके मेडिकल शॉप से महिलाएं फोटो खिंचवा के भी सैनिटरी पैड ले रही हैं। हम सैनिटरी पैड को लोगों में प्रचारित करें, इनफैक्ट ये भी कह रहे हैं कि अपने बच्चों को, आपके बच्चों को भी जानना चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सैनिटरी पैड अचानक से अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो बदलने के लिए जगह है कि नहीं। हमने पेट्रोल पंपों पर यह व्यवस्था कराई और फर्स्ट एड किट को महिलाओं के अनुरूप जोड़ने की कोशिश की, उसको परिवर्तित करने की कोशिश की। ये सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन सरकार की बहुत सारी योजनाओं को, जिनको मैं गिनाऊंगा बड़ा लंबा समय हो जाएगा, लेकिन प्राथमिकता में सरकार की महिलाएं और हमारी भी हैं, और उस अनुरूप जितनी उनके सम्मान के दृष्टिकोण से आवश्यक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को काउंट करते हुए संवेदना के स्तर पर भी ले जा रहे हैं। सर संभल के अंदर में एक हरि मंदिर है, तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई, ऐसा तर्क है। हरि मंदिर है या हर मंदिर है सर? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिएगा सर। देखिए उसमें ये काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों का है। अगर कोई विवाद है तो हमें जो गजेटियर्स में मिलता है, हमने अपने गजेटियर में इसका उल्लेख किया है। कोई हर मंदिर नहीं उल्लेख मिला हमें, किसी मतलब सिर्फ हरि मंदिर का उल्लेख मिला है, और स्थापत्य के नमूने के आधार पर वो बेस्ड है। जो चूंकि गजेटियर में हमें, पुराने गजेटियर में नहीं, बहुत सारे दस्तावेजों में मिला, कनिंघम की हिस्ट्री में मिला, जो मिला हमने एज इट इज उसको एक्सेप्ट किया, और हमारे गजेटियर के वॉल्यूम 1 का हिस्सा भी है और उसको हमने स्पष्ट लिखा भी है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, हमारे इतिहास में और हमारे पीछे जो अच्छा है जो बुरा है वो सब हमारा हिस्सा है। रातें भी हमारी हैं, दिन भी हमारे हैं, हमें उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। रातों को आप मिटा नहीं सकते, और आप चाहेंगे भी तो जो आपके जीवन में घटित हो चुका है उसको मिटा नहीं देंगे आप। हम स्वीकार करें जो जैसा है, लेकिन स्वीकार करें तो पूरे फैक्ट के साथ स्वीकार करें, जो है जैसा है। और माने तो पूरी लॉजिक के साथ। फिर से मैं आदि शंकराचार्य को इसमें कहूंगा,
बिना कारण के कोई चीज़ नहीं होती, और बिना कारण के कोई चीज़ को स्वीकारो भी मत। और मैं ये कहूँगा कि सिर्फ एक चीज़ आपके लिए दावा करने का आधार नहीं बन सकती कि साहब ये ऐसा था और ऐसा चाहिए। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इतिहास में जो है, जो हमारे फैक्ट्स और साक्ष्य में आता है, उसको एज इट इज़ रखना हमारा दायित्व है, जो जैसे है, और हम वैसे ही उसको लेके चल रहे हैं और वैसा ही हमने उसमें रखा है। सर आखिरी सवाल बस आपके साथ में, आजम खान साहब के साथ में जो आपने लड़ाई, आपकी सत्य थे, आपकी जीत हो गई, लेकिन प्रेशर आपके पास भी रहा, साथ ही साथ में जो वकील थे उनसे भी हमने बातचीत की, मैंने उसको खुद कवरेज किया जब उनको 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सज़ा हुई थी। तो सर इतना हौसला जो आपके अंदर आया आखिरकार, कुछ लोग कहते हैं कि अनंजनी कुमार जी ने पर्सनली आजम खान के ऊपर अटैक किया, आपके भी बयान हमने सुने, आपने कहा मेरा कोई पर्सनल लड़ाई उनके साथ नहीं थी। आखिरकार सर इतना जो आपके अंदर में बल शक्ति जो आपने लेके आए, आप कहाँ से मिली ताकत? देखिए, ये सवाल शुरू से ही गलत है। किसी व्यक्ति के खिलाफ मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। पहली बात, व्यक्ति मूल में है भी नहीं, न तब किया, न अब कर रहा हूं, न कभी लाइफ में किया है। हमारे लिए जो मूल चीज है कि लोगों के लिए बेहतर क्या है, जो हमारा जो गाइडिंग फोर्स है वो ये है कि लोगों के लिए बेहतर क्या है, और उसके मूल में है, मैंने आपसे कहा कि सर्विस में एक उद्देश्य लेके आए, लोगों के लिए बेहतर करने का। अब क्या होता है कि जब कोई पॉलिटिकल पर्सन जुड़ा होता है, हम अधिकारियों की सीमितता मान लीजिए, हमारी सर्विस की बाध्यता मान लीजिए, हम बहुत कुछ खुल के नहीं कह सकते, हर एक चीज़ पे हम तर्क नहीं दे सकते। एक पॉलिटिकल पर्सन के पास ये लिबर्टी मौजूद है, ये आज़ादी है, वो कुछ भी कह सकता है। हम एक दायरे में काम करने वाले लोग हैं और हम उस दायरे के अंदर जहाँ रखना है वहीं पे रखते हैं। पर ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये न किसी व्यक्ति के खिलाफ है, न किसी पॉलिटिकल एंटिटी के खिलाफ है। हमारे लिए जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, और ये गलत और सही साबित करने के जगहें हैं। हम हर एक फोरम पे उसकी चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन जिस जगह पे उसको गलत और सही साबित होना है वो उनके लिए भी बराबर का मौका है, हम भी रखेंगे। जो जैसा होगा वैसा आएगा। कई बार ऐसा होता है कि वैसा नहीं भी आए, क्योंकि जब निर्णय होते हैं तो कई बार आपकी भावनाओं पे निर्णय नहीं होते, आपके वो साक्ष्यों पे निर्णय होते हैं। जब साक्ष्य व्यक्ति होता है तो व्यक्ति अपना नुकसान अपना लाभ सोच के बात करता है। तो जब कोई व्यक्ति मुझको अपने नुकसान के लिए मेरे पास आया और उसको लगता है कि उसके नुकसान की भरपाई दूसरी तरफ से हो रही है, तो उसके परिवर्तित होने की भी चांसेस रहते हैं। पर इतना मैं स्पष्ट आपसे कह रहा हूं कि जब उस कसौटी पे आएगा मामला, तो एक भी चीज जगह पर हम दस्तावेजी रूप से गलत सिद्ध नहीं होंगे। ठीक है सर, बस लास्ट में हम यही कहेंगे, जिस तरीके से आप दृढ़ संकल्प के साथ पहले काम करते हैं, अभी कर रहे हैं, हम चाहते हैं आगे, आशा करते हैं आगे भी आप ऐसे काम करते रहें, और जितनी जनता है आप लोग आपसे खुश रहें, क्योंकि अधिकारियों से खुश रहना जनता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, और बहुत शुक्रिया मनोज जी, और बहुत शुक्रिया ओवेस जी। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप स्टेज पर रहिए, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से हम लगातार बोल रहे हैं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत